नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम बेकार सी होती हैं, तो लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा अजीज होती हैं। ऐसे ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद यह करते हुए अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हिना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। यह रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया, क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और ये सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, ये हमारे इलाकों में पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ़ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को ख़रीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के घर ये लाजमी मौजूद होती है। मैं अब भी जानती हूँ, वापस फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई था। मैंने उसके सामान में फिटकरी रख दी। मैंने रोते हुए उससे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर जैन कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामाबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर, जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मैं रोज़ तारों कतार रोती। उनकी माँ फ़ोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराई करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके थे, उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर मैं खुश हुई। भाई, मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिन पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेके गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की बजाय मुझे ज़्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतना सारा फिटकरी ये सऊदी अरब औरतें करती क्या हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई।
एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी का इंतहा न रहा, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फ़िक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी। न जाने वह किसी को दे आए थे। वापसी घर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वे फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। जैन की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगी कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस तो लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी आपके बगैर क्या ज़िंदगी गुजरेगी? मैं तो सब रिश्तेदारों को कह कर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वे कहने लगे कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी मम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। मम्मी मुस्तकिल पैसों के लिए तगाजा करती रहती है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा? तुम क्या नौकरी करोगी? तुम बहुत सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घर का काम क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। जैन को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूं। फिर मैं 15 साल फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर पर तलाश के लिए चले गई। उस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारत फैमिली ही रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने के लिए रख लिया गया है। तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें दूसरे के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही जैन का दिल मोम का कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वे मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोना का नाटक किया कि जैन ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जैन दफ्तर जाते हुए कह गए कि काम समझ आया हो तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। क्या आलीशान महल थी! मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुश अखलाक थीं। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों ने ही मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया था। ये अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में पता कुछ नहीं है कि अरबी औरतें इनका क्या करती हैं। मैंने सोचते सोचते में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी कि यह आखिर माजरा क्या है। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका। उसका अंदाज़ा छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हो गई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं
मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे ही फ़ारिग हो गई थी और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को जैन घर आए तो मुझे बहुत सारे ढेरों सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफ़िक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये सब उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। वह पहली दफ़ा थी जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर ही तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं बहुत खुश हुई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरतें ढेर सारा सोना पहनी हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक ये नहीं समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। तभी मुझे कुछ ख़रीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफ़िस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर दावत पर बुलाया। वह लोग अरबी थे, लेकिन उनको उर्दू भी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर जैन ने दावत के लिए हाँ कर दी थी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहली दफ़ा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कह गए थे कि वह जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक प्यारा सा छोटा सा बेटा भी था, जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। जैन की दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करना शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर मेरे दिल में ये सवाल उठ गया कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी का तेल डाल कर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बातें हो सकती थी कि ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उसी से पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उनका मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कवर में रख दी। उसका अंदाज़ा बहुत अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने में लगी तो मैं खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत अच्छी हो रही थी। हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। जैन ने मेरा गुमसुम सा अंदाज़ा देखा तो पूछने लगे तुम्हें क्या हुआ है। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें करती क्या है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे तुम औरतों तो छोटी छोटी बात पर उलझ जाती हो। चलो मैं पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे राज क्या है। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरी मम्मी पापा अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं जैन के पास आई थी मेरे मम्मी पापा को सुकून हो गया था कि मैं अपनी अम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत सवाल पूछे थे, लेकिन मम्मी को भी ज़्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस आने की कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था, 3-4 बार खाना पकाने होते थे। वह भी थोड़े थोड़े ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और राष्ट्रीय दफ्तर में लौटे तो मेरे हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे आज मैं
तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अभी औरतें ये नहीं चाहती कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके ख़ानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपने तक महफूज रखना चाहती है। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राशिद की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी थी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके की अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब यहाँ आई हो तो तुम सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती होंगी, और जो इंडिया में होती है वह यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें इसका बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती हैं जो हैरान। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो घर में ही फिटकरी के टुकड़े नज़र आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर करके देखा और कहा कि आप बता भी सकते हैं और अपनी पहेलियाँ बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 22 साल ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा, आप सब कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। मैं एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास किस्म का तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रखा जाता है और उसके बाद रोज़ रात को उस दिन फिटकरी को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाक में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें उस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर राशिद कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती हैं कि वह बेटा पैदा करने के लिए कोई टोटके इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजों में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जैन की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरे दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी मेरे को बेटा दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थे। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने कभी किसी और अरबी औरतों की फिटकरी के टोटके को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटा ही ज़रूरी है? अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है कि आपके इलाकों में भी बेटों के पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।